पद्योचार। पुस्तक का नाम अनाचार से कैसे निपटें। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। समय से पहले की रोकथाम। रोग पड़ने पर चिकित्सा में भारी खर्च करना पड़े, भारी मुसीबत उठानी पड़े, कामकाज रुक जाए और परिजनों संबंधियों को चिंता में पड़ना पड़े, इससे पूर्व यही अच्छा है कि समय रहते ऐसा रहन सहन अपनाया जाए जिसके कारण रोग होने की संभावना ही न रहे। नीति अपराधी प्रवृत्ति पनपने से पूर्व अपनाई जानी चाहिए। जिस वातावरण में दुष्प्रवृत्तियों का उत्पादन और अभिवर्धन होता हो, उन्हें पनपने नहीं दिया जाना चाहिए। पनप रही हो और उन अड्डों पर नियंत्रण कर सकना अपनी स्व अल्प शक्ति के लिए संभव न हो तो इतना तो करना ही चाहिए कि अपने को उस माहौल के प्रभाव से यथासंभव दूर ही रखा जाए। रुचि न ली जाए तो दूषित प्रभाव से बहुत हद तक बचा जा सकता है। आत्मरक्षा की सामर्थ्य तो सभी में होती है। रुचि न लेने पर अनाचारियों के चंगुल से सरलतापूर्वक बचा जा सकता है। लालची प्रकृति के लोग ही ठगे जाते हैं। हर किसी को हर कोई नहीं ठग सकता। जो ईमानदारी और परिश्रम की कमाई से संतुष्ट हैं, जिन्हें हराम का, मुफ्त का, लूट का पैसा नहीं चाहिए, वे जालसाजी के चंगुल में फंसने से सहज ही बच जाते हैं। वे आकर्षक प्रस्तावों और प्रलोभनों पर ध्यान ही नहीं देते, ललचाने वालों की उपेक्षा करते हैं, उनके जाल में फंसने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं। ऐसी दशा में ठगों की दाल प्रायः नहीं गलती। धूर्तों की यह विशेषता होती है कि वे उन लोगों को ताड़ लेते हैं जिनकी प्रकृति अति भावुकता की, अति उत्साह की होती है। कहते हैं कि जहाँ घाव होता है वहाँ मक्खी बैठती है, नमी पाकर ही मच्छर उपजते हैं। यदि अपने स्वभाव को इतना परिपक्व बना लिया जाए कि अनैतिक, अनुचित लोभ देने वाले आकर्षणों से बचा जाए तो फिर धूर्तों का समुदाय आसपास फिरते रहने पर भी अपना कुछ बिगाड़ न सकेगा। समान प्रकृति के लोग ही प्रायः अपने जैसे स्वभाव वालों को फुसलाते हैं और धूर्तों और मूर्खों का जोड़ा बन जाता है। हानि उठाने और हानि पहुंचाने का सिलसिला प्रायः इसी प्रकार बनता है। यदि रास्ते पर से कांटे नहीं बीने जा सकते तो कम से कम पैरों में जूते पहनकर अपना बचाव तो किया ही जा सकता है। अनाचारियों के प्रभाव में आना, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करना, सम्मान देना आरंभ में ऐसा लगता है कि इस बहाने इन लोगों से अपनी रक्षा होती रहेगी। वे अपना समझेंगे और आक्रमण न करेंगे। जरूरत पड़ी तो इनसे कुछ सहायता भी मिल सकती है। दूसरे कमजोरों पर इस मैत्री की चर्चा करके उन्हें आतंकित भी किया जा सकता है। इस प्रकार सोचने वाले प्रायः भ्रम में रहते हैं। आतताई, परिचित और निकटवर्ती लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि उनकी मनस्थिति और परिस्थिति से वे अधिक अच्छी तरह परिचित होते हैं। उन कमजोरियों को जानते हैं जिनके आधार पर आक्रमण किया जा सकता है, सफलता पाई जा सकती है। सरल को छोड़कर कठिन को अपनाने के चक्कर में कौन पड़े। सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े तिरछे को काटने के झंझट में लकड़हारे भी नहीं पड़ते। अपरिचितों को पर हाथ छोड़ने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि कहीं उलझने पर लेने के देने ना पड़े। किंतु जिनके संबंध में पूरी जानकारी है, उन पर घात लगाने में सरलता भी रहती है और सफलता भी मिलती है। इसलिए देखा गया है कि अपराधी प्रकृति के लोग पहले अपने परिचितों, निकटवर्तियों पर ही हाथ साफ करते हैं। इस कटु सत्य को समझाते हुए समझदारों को चाहिए कि वे अवांछनीय तत्वों से बचे रहने का प्रयत्न करें। साधारण दुआ सलाम की बात दूसरी है, पर घनिष्ठता की स्थिति तो भूलकर भी नहीं बनने देनी चाहिए। उनके साथ बैठक उठक का, मेल जोल का, जाने बुलाने की स्थिति तो आने ही नहीं देनी चाहिए। सांप, बिच्छू जैसे घातक प्राणियों के समीपवर्ती लोग ही अधिक घाटा उठाते हैं। कोई समय था जब शत्रु और मित्र की पहचान सरलतापूर्वक हो जाती थी। शत्रु बोलचाल बंद कर देते थे, कटु शब्द बोलते थे, निंदा करते थे, झगड़े पर आमादा रहते थे, हानि पहुंचाने का अवसर ढूंढते और समय समय पर चोट करते थे। इस व्यवहार के आधार पर सरलतापूर्वक जाना जा सकता था कि शत्रु कौन है, उससे किस प्रकार बचा जाए, कैसे निपटा जाए, इसके उपाय भी सोचे जाते थे और प्रयत्न भी किए जाते थे। मित्र की पहचान तो और भी सरल थी। वे कठिन समय में सहायता करते थे, हित चिंतन में, हित साधन में निरत रहते थे, कष्ट कठिनाइयों से बचाते और आन पड़ने पर उनसे बचाने में शक्तिभर सहायता करते थे। उनका सद्भाव निस्वार्थ होता है। कुछ झपट लेने की अपेक्षा अपनी ओर से जो बन पड़ता था उसे देने की बात ही सोचते थे। गिरने से बचाते और ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। इन लक्षणों को देखते हुए यह सहज समझा जा सकता था कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। उस पर भरोसा भी रखा जाता था और यह माना जाता था कि अपने पास हित चिंतक सहयोगी के रूप में बहुमूल्य संपदा है। आज का प्रचलन इससे सर्वथा विपरीत है। शत्रुओं ने मित्र बनकर घात करने का धंधा बना लिया है। वह इस आधार पर अपना स्वार्थ अधिक अच्छी तरह, अधिक सरलतापूर्वक सिद्ध कर लेते हैं। शत्रु से सावधान रहा जाता है, पर मित्र पर तो आमतौर से विश्वास ही किया जाता है। उसकी बातों पर तो भरोसा किया जाता है।
उसके क्रियाकलापों को भी संदेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस सुविधा का लाभ उठाकर मित्र रूपधारी लोग शत्रुता जैसी घात आसानी से लगा देते हैं। विश्वासघात स्तर के अपराध इन दिनों जितने होते हैं उतने इससे पूर्व कभी नहीं होते थे। इस प्रचलन को देखते हुए प्रत्यक्ष शत्रुओं की अपेक्षा परोक्ष शत्रुओं से सावधान रहने की अधिक आवश्यकता है। हर किसी के साथ मित्रता जैसी घनिष्ठता बना लेने का यह समय है नहीं। जिनसे मित्रता पलने लगी उनके संबंध में तो बार बार समीक्षा करते रहने की आवश्यकता है, अन्यथा सरलता सज्जनता बरतने वाले बुरी तरह मरते मारे जाते देखे जाते हैं। धनी और महिलाओं पर घात लगाने में मित्र वेशधारी ही कमाल करते देखे गए हैं। उधार मांगने साझा करने के अनेकों बहाने गढ़ लिए जाते हैं। भलमन साहत इसमें साथी का और अपना भला सोचती है और उनके हाथों पूंजी फंसा देने में संकोच नहीं करती। उनके निमित्त जमानत देने वाले भी इसी प्रकार फंसते और जमानत वाला पैसा स्वयं चुकाते देखे गए हैं। फर्जी जायदाद बेचने, नकली जेवर गिरवी रखने के अतिरिक्त और भी कितनी ही प्रकार की हेराफेरी है जिन्हें मित्र बनकर ही आसानी से किया जा सकता है। ठगे जाने वालों और जोखिम उठाने वालों में अधिकांश वे होते हैं जो मित्रों द्वारा ठगे गए। ऐसी घटनाएं जिनके सामने नहीं आई हैं वे दूसरे इस प्रकार के जोखिम उठाने वालों से पूछकर इस प्रचलन को जान लें कि इन दिनों किस प्रकार की मित्रता कितनों को कितना खतरा पैदा करने वाली सिद्ध हुई है। जिनके साथ पुराने परिचय हैं, जिनकी आदतों का, स्वभाव का, चाल चलन का पहले से ही बहुत अधिक परिचय है, उनकी बात दूसरी है। अन्यथा कुकुर मुत्ते की तरह यकायक उगने वाली मित्रता और देखते देखते बन जाने वाली घनिष्ठता से ही अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार हथेली पर सरसों जमाने का बाजीगरी खेल वे ही खेलते हैं जिन्हें जल्दी जल्दी अपना स्वार्थ सिद्ध करके 9-2-11 होना होता है। जहाँ ऐसी मैत्री उभर पड़े वहाँ समझना चाहिए कि कोई कुचक्र उसके साथ जुड़ा हुआ है। उस बढ़ती दोस्ती के हाथ पीछे न हटाया गया तो समझना चाहिए कि किसी बड़े अनर्थ का शिकार बनने में देर नहीं है। नई पीढ़ी के लड़के अपनी कुदृष्टि वाली घात को सफल बनाने के लिए किन्हीं लड़कियों के साथ किसी प्रकार निकटता बनाने की कोशिश करते बहन भतीजी भांजी का रिश्ता जोड़ते देखे गए हैं। बात कुछ भेंट उपहार देने से आरंभ करते हैं, मेले तमाशों में साथ जाने में सफल हो जाते हैं। यहीं से अवांछनीय हरकतों का सिलसिला चल पड़ता है। जब तक बात छिपी रहे तब तक तो खैर, पर ऐसे प्रसंग प्रकट हुए बिना नहीं रहते। चर्चा का विषय बनने पर लड़के लड़की के परिवार की इज्जत पर उंगली उठने लगती है और जब विवाह शादी का समय आता है तब वही बदनामी ऐसे संकट खड़े करती है जिनकी कभी पहले कल्पना भी नहीं की गई थी। विवाह कर लेने की 100 कस्में खाने वाले अक्सर कहीं से नया आकर्षक प्रस्ताव आने पर उस खिलवाड़ को पूरी तरह भूल जाते हैं जो उन्होंने प्रेम प्रसंग चलने के दिनों में किए थे। इस स्थिति में लड़के तो पल्ला झाड़कर अलग हो जाते हैं, पर लड़कियों को जिस संकट का सामना करना पड़ता है उसे जान सकना दूसरों के लिए कठिन है। मित्रता की परिधि में आने वाले लोगों में सभी एक जैसे नहीं होते। उनमें कुछ अच्छे एवं उपयोगी भी होते हैं जिनके मिलने से शक्ति सामर्थ्य में अनेक गुनी वृद्धि होती है, महत्वपूर्ण कार्य सधते हैं। संघ शक्ति का महत्व सर्वत्र माना गया है, पर संशयावस्था में भले बुरे का चयन करने के पीछे कोई कसौटी होनी चाहिए। वह यह है कि घनिष्ठता साधने वाला व्यक्ति आदर्शों की उत्कृष्टता अपनाने की, आत्मशोधन की, लोक कल्याण की चर्चा करता है या किसी भी प्रकार स्वार्थ साधन के लिए परामर्श देता है। आदमी के पेट में जो कुछ भी होता है वही उसके मुंह से निकलता है। वार्तालाप में वे बातें उभर कर ऊपर आती है जो पेट में होती है। शराब पीकर आने वाले के मुंह से बदबू आती ही है। इस प्रकार दुरात्मा मधुर वार्तालाप करते हुए उन प्रयोजनों की ओर आकर्षित करते दिख पड़ते हैं जो नीति मर्यादाओं का उल्लंघन करके किसी भी प्रकार स्वार्थ सिद्ध कर लेने वाली बात का समर्थन करते हैं। यही वह कसौटी है जिस पर कसने से कुछ ही दिनों में प्रकट हो जाता है कि घनिष्ठता साधने का उद्देश्य क्या है। सच्चे मित्र वे ही होते हैं जो नीति पर चलते हैं और दूसरों को नीति पर चलाते हैं। इसके विपरीत जिनको अनीति करते और अनीति करने के लिए प्रेरित करते पाया जाए, समझना चाहिए कि इनकी घनिष्ठता में खतरा ही खतरा है। आकर्षक लगने वाली सभी वस्तुएं उपयोगी नहीं होती। सर्प, बिच्छू, कातर, कनखजूरे जैसे प्राणी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, पर उनके गुणों को देखने पर पता चलता है कि वे समीप आने को कितना त्रास देते हैं। प्रथम पहचान में ही न किसी का मित्र बनना चाहिए और न किसी को बनाना चाहिए। चरित्र के बारे में बारीकी से देखना, समझना और परखना चाहिए। मात्र शालीनता के प्रति आस्था रखने वाले और आदर्शों का दृढ़तापूर्वक अवलंबन करने वाले ही इस योग्य होते हैं कि उनसे घनिष्ठता का संबंध स्थापित किया जाए।